चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज विस्कोसिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज विस्कोसिटी को एकदम आम लफ्ज में हम कहेंगे गाढ़ापन, थिकनेस। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्लोप पर पानी डालते हैं, पानी इजीली बह जाएगा, जर्र से चला गया, और बराबर है कि नहीं है? अरे समझा क्या? हाँ। लेकिन अगर आपने उसी स्लोप पर शहद डाला, शहद कैसे जाता है? स्लो 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 स्लो, एकदम धीरे धीरे धीरे। जितना गाढ़ा और थिक और विस्कस रहता है उसका फ्लो क्या होता है? स्लो। तो एक्चुअली विस्कोसिटी रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ लिक्विड। एक आम वर्ड में अगर हम इसको कहे तो चलेगा, या इट इज द रेजिस्टेंट ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड। इट शोज द रेजिस्टेंट ऑफ द फ्लो ऑफ लिक्विड। जैसे पानी को डाला तो फटाक से नीचे बहता हुआ चला गया, तो बोलते हैं इसकी विस्कोसिटी कम है। आम लफ्जों में बोलते हैं गाढ़ापन कम है। एक्चुअली उसको साइंटिफिकली केमिस्ट्री में हम कहेंगे विस्कोसिटी कम है, मतलब उसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा है, वो मॉलिक्यूल्स को पकड़ा हुआ है अच्छे से। समझा आपको? मतलब शहद के जो मॉलिक्यूल्स है, यानी जो हनी मॉलिक्यूल्स है, वो मूव, शुगर है ना वो एक किस्म का, ठीक है, वो मूव हो रहा है, वो नीचे जा रहा है, लेकिन उसका मॉलिक्यूल्स को पकड़ा हुआ है, फिर वो स्लोली स्लिप हो रहा बेचारा। अरे समझा क्या? मतलब उनमें इंटरेक्शन ज्यादा है। तो इसके ऊपर अभी इतना ज्यादा अभी तक कोई क्या कहेंगे उसको, जो विस्कोसिटी को पढ़ने से पहले इसको सिर्फ डेंसिटी डिफरेंस ही माना जाता था। लेकिन बेचारे वाटर मॉलिक्यूल्स एक के पीछे एक स्पीड से गिरते चले जाएंगे। अरे समझा क्या आपको? तो इसको स्टडी करने के बाद साइंटिस्ट बताते हैं कि एक्चुअली यहां पर लेयर्स होती है। लिक्विड में क्या होती है? लेयर्स। जैसे स्पेशली जो विस्कस है उनके अंदर लेयर होती है। जैसे अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं इसको ऐसे, जरा ध्यान से देखिए आप लोग। जैसे ये एक लेयर है, उसके नीचे ये दूसरी लेयर है, उसके नीचे ये एक तीसरी लेयर है। ओके, और ये है सरफेस जिस पर ये विस्कस लिक्विड समझो यहां पर रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल शहद आप लीजिए उसको। ओके, तो इसमें लेयर्स होते हैं, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। ओके, अब जिस तरफ इसका झुका होगा या फिर आपने उसको ज्यादा क्वांटिटी में ऊपर प्लेन सरफेस पे भी डाला, तो वो लेयर शहद अगर आप डालेंगे तो धीरे धीरे फैलेगा ना, इट विल एक्वायर द शेप ऑफ द पॉट। जो भी पॉट रहेगा उसका शेप लेने की कोशिश करेगा ना। अगर उसी पॉट में पानी डाला आपने तो इमीडिएट वो शेप को क्या करेगा? एक्वायर कर लेगा ना स्पीड से। लेकिन शहद क्या होगा? स्लो स्लो जाएगा। ठीक है, ओके। और आपने देखा भी होगा जब शहद आप डालते ऊपर, तो इस तरह से जब वो जम जाता है उसके ऊपर और आप डालते तो उसकी लेयर के ऊपर लेयर दिखती है आपको। ठीक है, तो एक्चुअली अगर इसको हम माइक्रो लेवल पर भी देखें तो उसमें लेयर्स तैयार होती है। ओके, तो क्या होता है, ये फर्स्ट लेयर ऊपर की तरफ वाली जो लेयर है ये पहले स्लिप होती है, ये इस तरफ स्लिप होगी लेयर इस तरह से, और उसके पीछे रहती है ये लेयर, उसके पीछे ये लेयर, मतलब स्लोली एंड ग्रेजुअली। मतलब अगर हम इसको ऐसे देखें, यहां पर ये एक साथ मूव होता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हम इसको चेक कर लेंगे। ये लेयर थोड़ी सी आगे चले गई, ये लेयर थोड़ी सी और आगे सरक गई। अभी ये फ्लो हो रहा है, मतलब ओके। इस फ्लो को यहां पर कहते हैं साइंटिस्ट, यहां पर जो अपनी एनसीईआरटी है उसको यहां पर बताया कि वेलोसिटी, ये इस तरफ मूव हो रहा है, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेगी ना। अरे भाई वेलोसिटी होगी ना कुछ मूव होगा तो। उन्होंने उसको टर्म दिया डी। क्या दिया टर्म? डी। दूसरा, यहां पर जो लेयर का डिफरेंस है यानी डिस्टेंस है, एक लेयर और दूसरी लेयर, ये दूसरी लेयर और तीसरी लेयर, इनका जो डिस्टेंस है इसको उन्होंने नाम दिया डीजेड। क्या नाम दिया इसको? क्या नाम दिया? डीजेड। और उसको उन्होंने बनाया डी अपॉन डीजेड, कोएफिशिएंट ग्रेडियंट। क्या नाम दिया इसको? कोएफिशिएंट
ग्रेडियंट। जरा ध्यान से देखो, कोएफिशिएंट ग्रेडियंट क्या है? कोएफिशिएंट ग्रेडियंट रेशो है। किसका रेशो है? वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग ऑफ द लेयर। ये जो लेयर में फ्लो होता है ना एक के ऊपर एक, इसको लेमिनार फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो। ओके, डेफिनेटली अगर मैं इसको नाम दे दूं लेयर 1, इसको नाम दे दूं लेयर 2 और इसको दे दूं लेयर 3, तो लेयर 1 लेयर 2 पे से जब स्लिप हो रही है, मूव हो रही है, तो डेफिनेटली नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर वाले को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं? नीचे वाले मॉलिक्यूल्स ऊपर वाले मॉलिक्यूल को इंटरेक्ट करेंगे ना। वो इंटरेक्शन की वजह से तो वो स्लो स्लो जा रहा है। जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतना फ्लो स्लो होगा। और वो जो इंटरेक्शन उसको रोकता है पीछे की तरफ, उसको वो बोलते हैं फोर्स, जो पीछे की तरफ लेके जा रहा है। कुछ बुक्स में उसको एफ वी दिया हुआ है, एफ वी। समझा आपको? तो ये है फोर्स, ये उसको रोके रख रहा है। तो यहां पर साइंटिस्ट बोलते हैं कि फोर्स जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी जेड। डायरेक्ट रिलेशन में है। समझा आपको? फोर्स जितना ज्यादा बैकवर्ड डायरेक्शन में उसको खींच रहा है, समझा आपको, तो उसके अपोजिट साइड में उतना ज्यादा वेलोसिटी उसके अपोजिट साइड में रहने वाला है। समझा आपको? dz कौन है? डिस्टेंस। अगर ये दोनों लेयर के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा कब होगा? ये एक लेयर है और ये एक लेयर है, दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा कब रहेगा? जब मॉलिक्यूल्स में नीचे वाले और ऊपर वालों में इंटरेक्शन क्या रहेगा? कम। जब इंटरेक्शन कम रहेगा, अरे बोलो ना, तो फ्लो होगा ना ज्यादा। तो डिस्टेंस ज्यादा, तो ये पीछे खींचने वाला जो फोर्स है वो क्या रहेगा? कम। समझा आपको? क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है तो इंटरेक्शन कम है, तो पीछे वाला फोर्स क्या रहेगा? कम। अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा, पीछे जो खींचेगा। क्यों? अगर डिस्टेंस कम है तो ये नजदीक आ गए, मतलब इनमें इंटरेक्शन ज्यादा है, फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन ज्यादा है, तो ज्यादा पीछे की तरफ खींचेगा ना उसको। ठीक है, इनवर्स रिलेशन में। इसी के साथ साइंटिस्ट बोलते हैं कि नहीं, एरिया भी इंपॉर्टेंट है। मतलब इन्हीं लेयर्स को अगर आपने ऊपर से देखे, तो ऊपर से देखेंगे तो हम ऐसा कहेंगे, या ऊपर से देखने के बजाय आप सिंपली हम उसको ऐसे ड्रॉ करेंगे कि यहां पर फॉर एग्जांपल, कुछ क्रॉस वाला भी है क्या इसमें? हाँ है ना, ये फॉर एग्जांपल यहां पर इसका एरिया कम है, ये एक लेयर और ये दूसरी लेयर, और दूसरा एक हम एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें क्या है? एरिया ज्यादा। अब मुझे बताओ, डिस्टेंस उतना ही है, सेम डिस्टेंस सेम है, सिर्फ एरिया ज्यादा है। किसमें इंटरेक्शन ज्यादा रहेगा? अरे भाई, ये दो लेयर है, लिक्विड सेम है, और ये दो लेयर, इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज्यादा है। मतलब ऊपर से देख रहे हैं आप लेयर को, ये अपन साइड से देख रहे थे ना अभी लेयर्स, अब ऊपर से देख रहे हैं आप उसको इधर से। तो किस में इंटरेक्शन ज्यादा रहेगा? डेफिनेटली एरिया ज्यादा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है ना। एरिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा तो इंटरेक्शन ज्यादा। तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि एरिया पे भी डिपेंड है कि कितना एरिया है, उसके हिसाब से फ्लो होगा। तो जितना एरिया ज्यादा फ्लो ज्यादा, तो वो क्या बोलते हैं? एफ। क्या बोलते हैं वो? एफ, यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इंटू डी यू अपॉन डी जेड। मतलब एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर अपने को तो पता है प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाने के लिए अपने को यूज करना पड़ता है कांस्टेंट। तो यहां पर इन्होंने कांस्टेंट यूज किया कि F इज इक्वल टू ईटा। ये ईटा का साइन है, समझा आपको? ईटा, स्मॉल n, एक पैर बड़ा उसका। और समझा क्या? अरे समझा क्या? हाँ, ईटा। ईटा इंटू ए डी यू अपॉन डी जेड। ये सिंबल कुछ बुक्स में अलग अलग यूज किया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। समझा क्या? अरे समझा? तो अगर आपको वैल्यू निकालना है ईटा की, ईटा एक कांस्टेंट वैल्यू, और मैंने आपको पहले से बताया किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है तो उसके
मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में जो जो है इसको वैल्यू क्या कर दो 1, उसको क्या बना दो 1 यूनिटी, 1 यूनिट बना दो इसको। जैसे एरिया 1, ये भी 1, ये भी 1, तो n क्या रहेगा, वही रहेगा जो फोर्स है। समझा? अरे समझा क्या? अब इसको अगर हम रीअरेंज करते हैं, ये इसका काम हो गया, इसको हटा दूं मैं, इसका काम हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अगर अपने को इसको रीअरेंज करना रहा तो हम इसको ऐसे रीअरेंज करेंगे, एन निकालना है अपने को, तो यानी ईटा निकालना है, सॉरी, ईटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, एफ यानी फोर्स, बराबर है dz जाएगा ऊपर फोर्स के साथ में, इंटू dz मतलब डिस्टेंस, अपॉन ये दोनों नीचे जाएंगे, a इंटू du। चलो अब इनके यूनिट्स बनाते हैं अपन। f का यूनिट, फोर्स का यूनिट न्यूटन, बराबर है, व्हाइट ले लो, हाँ इसका यूनिट क्या है, न्यूटन, n। ओके, इधर डिस्टेंस का मीटर आ गया, मीटर dz अपॉन a का कितना है, एरिया मतलब कौन, मीटर स्क्वायर, और ये अपना कौन है, वेलोसिटी, क्या रहता है, मीटर पर सेकेंड, मतलब सेकेंड इनवर्स बोल सकते हैं उसको, सेकेंड इनवर्स, बरोबर है। चलो क्या क्या कैंसिल हो सकता है, एक m जाएगा, ये m जाएगा, बराबर है, अरे बोलो ना, और मीटर स्क्वायर ऊपर आए तो क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर इनवर्स 2, और सेकेंड इनवर्स ऊपर आए तो सेकेंड, दिस इज द यूनिट ऑफ ईटा। समझा? अरे समझा क्या? आप चाहे तो इसको फिर बाद में पॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कन्वर्जन आपको बताया गया था। समझा? अब चलिए टेम्परेचर से रिलेशन, टेम्परेचर से विस्कोसिटी का रिलेशन। टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, क्या होगा, मॉलिक्यूल दूर जाएंगे, उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब मॉलिक्यूल दूर जाएंगे तो इंटरेक्शन कम होगा, इंटरेक्शन कम होगा तो फ्लो बढ़ेगा, फ्लो बढ़ेगा मतलब रेजिस्टेंस कम है, आसानी से बह जा रहे हैं मतलब विस्कोसिटी कम। समझा? सो इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेस विस्कोसिटी। समझा? इसलिए तो सर्दी के दिनों में शहद बहुत अच्छे से जम जाता है, इजीली फ्लो नहीं होता है, गर्मी के दिनों में टप टप निकलना शुरू हो जाता है। अरे समझा क्या? अरे समझा? तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस विस्कोसिटी डिक्रीजेस, इतना ही है इसमें दिया हुआ, ठीक है, राइट। चलिए